नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। बार बार भड़काऊ तकरीरें देकर ओवैसी क्या मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता बन जाएगी? सवाल यह भी है कि क्या ओवैसी मुस्लिमों को भड़काएंगे तभी मोदी योगी से मुकाबला कर पाएंगे? सवाल यह भी कि अल्लाह का नाम लेकर बार बार डराने वाली बात, ये डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, कर क्या रहे हैं ओवैसी? नागपुर में हुई हिंसा के बाद ओवैसी का लाउडस्पीकर एक बार फिर से ऑन हो गया। औरंगजेब, ट्रिपल तलाक, सीए, यूसीसी, वक्फ के बाद ओवैसी के पास मुद्दे हैं और एक बार फिर से उनका टेप ऑन है। सवाल है कि अल्लाह का नाम लेकर ओवैसी मुसलमानों को डरा रहे या भड़का रहे? नागपुर हिंसा पर जो कुछ उन्होंने कहा, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फुल डिटेल के साथ मीडिया के सामने सच्चाई रखी और कहा कि अफवाह फैलाएगी जिसके बाद हिंसा हुई है और गिन गिन कर हिसाब होगा। बुलडोजर भी चल सकता है तो मॉडल योगी का चलेगा। तो क्या ओवैसी का दर्द इसलिए भी छलक पड़ा है? करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। और डरने और घबराने की हमको और आपको जरूरत नहीं है। एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं। अरे रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी मनमानी से चलेगा? बताओ हमको। छत्रपति शिवाजी के बेटे वो खबर पे गए, अब क्या बोलेंगे उनको आप? मैं एक ही बात कह रहा हूं, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला तुम जाओगे, इंशाअल्लाह ताला तुम गुमनामियों के वादियों में गुम हो जाओगे, याद रखो। क्या देश में अफवाह गैंग माहौल खराब करने पर तुला है? क्या देश में मुसलमानों को भड़काकर किसी तरह उन्हें सड़क पर लाने की तैयारी है? यूसीसी, सीए, ट्रिपल तलाक, वक्फ और फिर औरंगजेब के नाम पर धमकी और अफवाहों का दौर, उसके बाद नागपुर में हिंसा, क्या इन सब के पीछे सोची समझी रणनीति रही? रणनीति की मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी साबित कर दिया जाए, रणनीति की सरकार इस्लाम में दखल दे रही है यह साबित कर दिया जाए और इसके बाद मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में माहौल बन सके। भड़काऊ बयान देने की रेस में सबसे आगे हैं एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने मुगल शासकों, यूसीसी, सीए, ट्रिपल तलाक, वक्फ, मस्जिद और कब्रिस्तान का नाम लेकर उकसाऊ तकरीरें की। सबसे पहले सुनिए नागपुर हिंसा पर ओवैसी के भड़काऊ बोल। नागपुर में जो झगड़ा हुआ, जो आरएसएस के लोग चादर को जलाए जिस पे कुरान करीम के आयत थे, उनको पुलिस स्टेशन में हजरत पुलिस ने बेल दे दी और 50 या 60 बच्चे अभी जेल में हैं। और चीफ मिनिस्टर बोल रहे जो साजिश की उनकी खबर खोद दूंगा। अरे जो करे, फोटो नहीं दिख रही आपको? आप ही के बयान की वजह से हुआ ना, आप ही के शहर में। ओवैसी ने चादर कुरान की आयतों को लेकर जो दावा किया उसका सच आज खुद सीएम फडणवीस ने बताया। लगे हाथ फडणवीस ने 2 टूक का ऐलान भी कर दिया कि दंगाइयों का इलाज भी होगा और उन्हीं से नुकसान की भरपाई भी होगी। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर हिंसा में भले ही अफवाह गैंग पर सरकार सख्त है, सरकार चेतावनी भी दे रही कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पूरा विपक्ष सरकार की कार्रवाई को एंटी मुस्लिम बताकर भुनाने में लगा है और इसमें सबसे आगे हैं ओवैसी। ओवैसी पकड़े गए दंगाइयों को बच्चा बता रहे
मुस्लिमों को उकसाते हुए सरकार को कोस रहे और अपील भी कर रहे कि डरने घबराने की जरूरत नहीं। मैं एक ही बात कह रहा हूं, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं। अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं। अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं। हरगिज डरने की जरूरत नहीं है। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। आज तुम इख्तिदार के नशे में आकर तुम बकवास बक रहे हो, तुम बकवास बक रहे हो, तुम नफरत के मुजाहरे कर रहे हो। एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अरे लॉ एंड ऑर्डर अगर पैदा हो रहा है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे जो लोग आज वजीर बने बैठे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं। उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। औरंगजेब समेत दूसरे मुगल आक्रांताओं के खिलाफ देश में माहौल बन चुका है। लोग मांग कर रहे कि इन आक्रांताओं की निशानियां उखाड़ फेंकी जाए। इन सबसे बौखलाए ओवैसी गांधी जी की समाधि तक पहुंच गए। बार बार मुसलमानों के खिलाफ डर वाला नैरेटिव सेट कर रहे। अल्लाह का नाम लेकर मोदी सरकार के गुमनामियों में खो जाने की दुआ भी कर रहे। जब किसी ने गांधी को खत लिखकर कहा कि इस बादशाह ने एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, तो गांधी ने कहा कि यह इंटॉलरेंस है, इससे हमको बचना है, यह गलत है। गांधी ने यह भी कहा। मैं भी गांधी से डिसएग्री करता हूं। मैं बहुत से गांधी के चीजों से उसकी मुखालिफत करता हूं, तो क्या मैं बोल दूं जाके तोड़ दूं? ये लोग डराने की सियासत अगर कर रहे हैं तो याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं है। तुम आज है कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जाओगे इंशाअल्लाह ताला। तुम गुमनामियों के वादियों में गुम हो जाओगे, याद रखो। ओवैसी बेसब्र हैं, बेचैन हैं। औरंगजेब की कब्र के साथ यूपी में गजनवी के भाजे सालार मसूद गाजी के खिलाफ आवाज उठी तो ओवैसी का दर्द यहां भी छलका। इन सबके बीच ओवैसी का बड़ा हथियार वक्फ है। वो बार बार मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह का नाम ले रहे, वक्फ पर सरकार को कोसने में लगे हैं। ये जो मोदी की हुकूमत वक्फ का कानून ला रही है, ये मैं फिर से अल्लाह के घर में ठहर कर कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को छीन लो, खानखाहों को छीन लो, कब्रस्तानों को छीन लो, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लो, वक्फ बोर्ड में इलेक्शन खत्म करके गैर मुस्लिम को और इनके दुमछल्लों को अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए इन लोगों को, ये जो वक्फ का कानून बनाकर पूरी जायदादों को खत्म करना चाहते हैं। ओवैसी बार बार अल्लाह का नाम लेकर सियासी बातें कर रहे। देश में जो सरकार कर रही है उसे एंटी मुस्लिम बता रहे। मोदी राज में ओवैसी का दर्द कितना गहरा गया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वक्त औरंगजेब पर बोलते बोलते वो ट्रिपल तलाक, सीए, यूसीसी तक पहुंच गए। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। जो ताकतें आपके इत्तेहाद को कमजोर करना चाहती हैं उनको दूर रखिए, जमात को मजबूत करिए। ओवैसी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं। सीए, ट्रिपल तलाक कानून के समय दाल नहीं गली तो अब यूसीसी और वक्फ का सहारा ले रहे। औरंगजेब कब्र विवाद और उसके बीच हिंसा से ओवैसी को बड़ा मौका मिला है उकसाऊ तकरीरों का। सिर्फ ओवैसी ही क्यों, पूरा विपक्ष इसी रणनीति पर है कि मोदी से मुकाबला करना है तो उन्हें एंटी मुस्लिम साबित करना है। सवाल है, मुस्लिम वोटों की इस रेस में आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों? सवाल है कि वोट बैंक की लड़ाई में देश का माहौल खराब क्यों किया जा रहा? और सबसे बड़ा सवाल कि तुष्टीकरण की रेस में भड़काऊ पॉलिटिक्स आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए मैं आपका परिचय
आज के मेहमानों से करवाता हूं रिपोर्ट। तो आपने देख ली, शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। सैयद आरिफ हुसैनी है जो कि एमआईएम के नेता और प्रवक्ता हैं। तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरिफ हुसैनी, आपसे शुरू करता हूं। और कई सारी बाइट्स हमने करीबन 10 बाइट्स 8-9 बाइट्स तो सुनाई दी असदुद्दीन ओवैसी की, अलग तरीके की अल्लाह का नाम लेकर डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं। मैं आऊंगा इन सब चीजों पर, लेकिन पहला मेरा सवाल यह है कि भाई ऐसा करके क्या रणनीति है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बन जाए असदुद्दीन ओवैसी? साहब जी, आप कहां की बात को कहां ले जा रहे हैं? आप सबसे पहले बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर जो हिंसा घटी है, नागपुर में, इसकी वजह क्या है? अरे कई महीनों से सत्ता में आने के बाद बीजेपी और इनके अलायंस पार्टनर खुलेआम हिंदू के नौजवानों को भड़का रहे हैं, हाउस के अंदर खड़े रह के जो तो असंवैधानिक बातें कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को खास तौर से टारगेट कर रहे हैं, और आप एफआईआर कर रहे हो मासूम वो लोगों के ऊपर जो दंगल में दिखाई दे। सबसे पहले एफआईआर एकनाथ शिंदे पे होना चाहिए, सबसे पहले एफआईआर नीतीश राणे पे होने चाहिए, सबसे पहले एफआईआर वो राणा पे होने चाहिए, सबसे पहले एफआईआर यहाँ के गार्डन मिनिस्टर पे होना चाहिए। अरे मिनिस्ट्री में रहने के बाद आप संविधान की ओर करने के बाद में एक समाज के खिलाफ में बिल्कुल। अरे भाई सुनिए ना, एक एडवाइस है सर शुरू में फ्री में। हम आप शिवम, साजिद रशीदी, अजय वर्मा यहाँ बैठकर तय थोड़ी नहीं कर सकते कि किस पर एफआईआर पहले दर्ज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सुनिए ना, ये तय पुलिस करती है। और अगर आपको ऑब्जेक्शन है या तारिक या हम में से किसी को ऑब्जेक्शन होगा कि पुलिस ने गलत एफआईआर दर्ज की है, तो सर उसका संवैधानिक तरीका है कि चले जाइए कोर्ट। यहां बैठकर टीवी पर ज्ञान देने से अच्छा होता है। आपकी पार्टी तो वकीलों से भरी पड़ी है। आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा मुखिया सबसे बड़े वकील हैं, ये दावा किया जाता है। तो सर अब तक कोर्ट में चले जाना चाहिए था। और अगर आप कोर्ट में चले गए तो कृपा करके वो कागज दिखा दीजिए कि देखिए हमने याचिका दायर कर दी है कि साहब ये एफआईआर गलत हुई है। तो ये टीवी पर बैठकर बोलने से नहीं होता है। रुकिए आरिफ भाई, रुकिए ना, रुकिए सर। मुझे पता है कि मेरा सवाल आपको अंदर से बेचैन कर गया, और बेचैन इसलिए कर गया, नहीं इसलिए नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूं सर। 1.5 मिनट के आसपास आपको सुना नॉन स्टॉप, और कितना सुनूं? फिर काउंटर क्वेश्चन भी होता है। तो रुकिए, ठहरिए, सवाल फिर सुनिए, फिर आपको हो सकता है बेसब्री हो जाए तो रुक जाइए आरिफ भाई, इतनी जल्दी नहीं शुरू में, रुक जाइए। आप ही के पास सबसे ज्यादा इस डिबेट में सबसे ज्यादा कमिट करता हूं आरिफ भाई, आपको ही टाइम दूंगा, रुक जाइए। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, अरे रुकिए आरिफ भाई रुकिए, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके की बातें करके उनकी रणनीति है कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बन जाए? क्योंकि जो पत्थरबाज हैं उनके लिए बच्चे हैं। एफआईआर आप कह रहे हैं गलत हो गई, लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे, टीवी पर बैठकर ज्ञान देंगे कि साहब एफआईआर गलत दर्ज हो गई, जिस पर होनी चाहिए थी उस पर नहीं हुई। कुरान की आयतें लिखी, चादर जलाई गई, यह दावा किया गया। सीएम कह रहे हैं अधिकारियों के साथ बैठक करके कि यह अफवाह है। नहीं ये अफवाह है। तो ये बातें किसने फ्लोट की? इस पर आपकी जुबान सिल जाती है। और फिर सवाल पूछिए कि आप मुस्लिमों का बड़ा नेता बनना चाहते हैं, ऐसा करके तो आप कहते हैं सवाल क्या पूछ रहे हैं? सवाल आप एकनाथ शिंदे से पूछेगा, क्यों आपसे क्यों ना पूछूं? क्यों आपसे ना पूछूं आरिफ भाई? आप सवालों से परे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नहीं आप सवालों से परे हैं। आपकी पार्टी को सवालों से अलग रख दिया जाए, क्योंकि खास समुदाय को लेकर वो पार्टी चलती है। ऐसा नहीं होता है भाई। नहीं ठीक है, सच्चाई बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जिस पार्टी की भी सरकार है किसी राज्य में, वहां पर अनरेस्ट होगा, दंगा होगा, जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी उनकी भी है जिन्होंने पत्थर चलाए, जिम्मेदारी उनकी भी है जिन्होंने अफवाह फैलाई, और उनका भी हिसाब होगा। तो हिसाब होने से बेचैनी है तो साहब बेचैनी रखे रहिए। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, क्या ऐसा करके मुस्लिमों का बड़ा नेता बन जाएंगे? देखिए साहब, नेता बन गए, जिनको बनना है। अच्छा बन गए, सत्ता लगा रहे हैं, सत्ता में आ गए हो। असद अवीसी साहब इनकी आंखों में इनका मुगटे उतार रहे हैं। असद अवीसी साहब तनाए जो सब सच्चाई की बात कर रहे हैं। सारा विपक्ष खामोश बैठा हुआ है। ठीक है, ये वक्त बताएगा आरिफ भाई किसके मुखौटे उतर रहे हैं। लेकिन शिवम त्यागी 3 बार सवाल पूछा, और 3 बार सवाल पूछा कि क्या रणनीति है मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बनने की, या क्या रणनीति है? नहीं निकली इनकी जुबान से कोई शब्द। देखिए, अभी एक मौलाना जो हैं एक प्राइवेट चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि ना होने में भी 3-4 हजार करोड़ की संपत्ति तो जो महाशय बोल रहे थे ना, इन्होंने ही वक्फ की दबा रखी है। जाहिर है जब आप वक्फ की संपत्ति के बेनिफिशियरी हो तो ये दर्द निकलना बड़ा स्वाभाविक है। ओवैसी जी जिस तरीके से चीख चीख कर अल्लाह का वास्ता देकर जो है वक्फ को उससे जोड़कर और इस तरह की बातें कर रहे हैं, बता रहा है कि मॉनेटरी नुकसान भी काफी ज्यादा है।
उसके साथ साथ मुस्लिम वोट्स, वो भी एक नई चीज है। आप लैंड अब अगर माफिया मुस्लिम को वोट्स support नहीं कर चाहिए रहे होते, हैं। प्लीज बीच में मत बोलिए ना। आपके बीच में हिम्मत नहीं है, कोई, आपके बीच में कोई बोला नहीं भाई, ये मुसलमानों के वोट की होड़ ही तो है। प्लीज बीच में मत बोलिए आरिफ भाई सुनिए, मत आरिफ भाई बोलिए। सुनिए ना, आपने 3 से 4 मिनट बोला, शिवम सुन रहे थे, उनको सुन लीजिए, फिर इशारा करिएगा, आ जाऊंगा, काउंटर कर दीजिएगा, लेकिन नहीं, लगातार नहीं ना। फिर शिवम आपके बीच में भी बोल सकते थे। आरिफ भाई प्लीज प्लीज समझा करिए, आप सीनियर आदमी हैं, मुझे नहीं किसी को डेकोरम सिखाना पड़े। अगर आपको बीच में शिवम की कोई बात ऑब्जेक्शनल या किसी को भी लगती है तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाया करिए सर। लगातार नहीं, लगातार वही बोलेगा जिसकी बारी है, तो रुक जाइए, बोलिए शिवम। नहीं, उम्र से आरिफ अगर सीनियर हो गए होते तो बात ही क्या थी। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुसलमानों की वोट के लिए ही ये सारा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, आप देखिए ना, महुआ मोइत्रा जिन्होंने मां काली को लेकर इतने अभद्र रिमार्क्स किए, उनकी सिगरेट पीते हुए तस्वीर ट्विटर पर डाली, वो वक्फ के बचाव के लिए तुरंत पहुंच गई जंतर मंतर पर। धर्मेंद्र यादव, जिनकी पार्टी यदा कदा आए दिन कुंभ से लेकर तमाम चीजों का विरोध करती रहती है, हिंदू धर्म का, वो वक्फ का समर्थन करने पहुंच गए। कांग्रेस के इतने सारे सांसद पहुंच गए। मुस्लिमों की वोट के लिए जिस तरीके से नूरा कुश्ती और दिन रात की ये लड़ाई चल रही है, ये बताती है कि वोट के लिए है। और ओवैसी और तमाम कुछ ऐसे लोग और भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके शायद मॉनेटरी फायदे हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं, कानून बहुत साफ है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह की स्थितियां रही हैं, जिस तरीके से तमाम जगहें ऐसी रही हैं कि अगर कहीं पर मस्जिद है, चाहे उसका कोई दानकर्ता सामने आया हो या ना आया हो, वो बाय डिफॉल्ट वक्फ को ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे सारे क्लॉजेज हैं जिसको लेकर जो है 14 से ज्यादा सबमिशंस थे, वो एक्सेप्ट हुए हैं। और मैं तो मानता हूं कि जेपीसी में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुए हैं, तो अब इस पर तो कोई विषय रहता मैं नहीं। तो इसके आगे की बातचीत करूंगा, आगे की बातचीत ये करूंगा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं हमारी भी मांगे नहीं मानी गई। तो भाई एक पक्ष की मांगे नहीं मानी गई, वो शांति से अपनी बात रख रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि हम भड़का देंगे। शांति भड़काना तो इनको तो वही है ना, वो शाहीन बाग वाले विषय में भी कहा था ना पिछले दिनों। वो जो बर्क सांसद हैं और वो तमाम समाजवादी के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि भाई खून बहा देंगे, सड़कें लाल हो जाएंगी, हंगामा करना है, इकट्ठा होना है, शाहीन बाग बनाना है, तमाम सारी चीजें करनी है, वो तो लगातार कह रहे हैं। हेलो, अरे बोलिए आरिफ भाई, इशारा करके चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं सर, इन्होंने जो बता रहे हैं वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से बात बता रहे हैं कि भाई ये जमीन छिल रही है, बाय डिफॉल्ट अगर चलेगी होंगी। तो मैं इससे पहले भी प्रोग्राम के अंदर ये बीजेपी के जनाब को बता चुका हूँ कि देखिए, स्टेट गवर्नमेंट सर्वे करती है वक्फ प्रॉपर्टी का और स्टेट गवर्नमेंट गजट डिक्लेयर करती है। आपको मालूमात नहीं है तो जानकारी ले लो। अगर जो दो चीजों में क्लियर आवाज समझ में नहीं तो वक्फ बोर्ड की जगह आपको वापस नहीं, क्या क्लियर करती है स्टेट गवर्नमेंट? क्लियर कर क्या करते? कुछ स्टेट गवर्नमेंट क्लियर नहीं करती। सुनिए जरा, सुनिए जरा 13 अप्रैल 2013 123 प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ के नाम कर दी सेंट्रल दिल्ली में। क्यों, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर किया? छोड़िए जरा। सेक्शन 40 के तहत रीजन टू बिलीव में एक जमीन पर कोई भी अगर दावा कर देता है, उसमें ट्राइब्यूनल के अलावा कोई कहीं जा नहीं सकता, सिविल कोर्ट नहीं जा सकता, हाई कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वक्फ को किसी ने जमीन दान ना दी हो, भले ही दान ना दी हो, दान करता सामने ना है, उसके बाद भी अगर वहां पर कोई जमीन मस्जिद बनती है, वो वक्फ को ट्रांसफर हो जाती है। ये सब तो सेक्शन 40 के ही क्लॉजेस हैं। मैं आता हूं तारिक भाई, रुक जाइए, है। रुकिए। अरे आरिफ भाई रुकिए ना, मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं जिसका नाम लिया जाए वही लगातार बोलेगा। किसी को भी काउंटर करना, एक दो लाइन बोलकर शांत हो सकता है, और इसका लेकिन लगातार नहीं, प्लीज 10 सेकंड और दे दीजिए। खास तौर पर मथुरा की अगर जमीन की बात करूं, जो मंदिर की जमीन है, वो अंजुमन इंतजामिया कमेटी से वक्फ को कैसे ट्रांसफर हो गई भाई? ये तो कुछ था ही नहीं वहां। नहीं ठीक है, मैं उधर नहीं, शिवम उधर नहीं, अभी रुक जाइए। ठीक है तारिक भाई, वहां पर रुकिए भाई, अब तारिक खान का समय शुरू होता है, रुक जाइए। तारिक भाई, सवाल है कि एंटी मुस्लिम सरकार को साबित करके क्या पूरा विपक्ष माहौल बना पाएगा? क्योंकि वक्फ में जो प्रदर्शन चल रहा है, यहां पर भी हमने जमावड़ा देखा, इफ्तारी पर भी हमने जमावड़ा देखा, जमावड़ा हम नागपुर हिंसा को लेकर भी जो बयान आ रहे हैं, और भाई आप लोगों ने तो शुरू ही किया था इस डिबेट को। औरंगजेब पर तो आपके सपा के महाराष्ट्र के मुखिया ने ही जो कहा था वो तो सबके सामने है। दिल्ली में अफ्तारी में, एक तो पहली बात मुझे लगता है, आप मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पर्याप्त समय दें। दिल्ली में अफ्तारी में हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री को देखा, आरएसएस के अभी एक बड़े नेता को हमने देखा अफ्तार पार्टी में, तो वो जा सकते। अच्छा, कांग्रेस और ये वाले अगर चले जाएं तो ये मुसलमान बन जाएंगे, और वो जाएंगे तो वो सनातनी ही रहेंगे। क्या बात है, मैं तालियां बजाऊं। मैं क्यों कहता हूं कि ये संविधान विरोधी लोग हैं? बीच में नहीं, प्रॉब्लम इफ्तारी से नहीं है। इस पैनल में से भी किसी को जाना है, स्वागत है, लेकिन जब
कुंभ को गाली देखिए, देकर के कुंभ ठीक से है। गरीबी दूर नहीं होती हाँ, और इफ्तारी में पहुंच जाते ठीक है। हैं तो इफ्तारी में मतलब क्या नहीं गरीबी नहीं दूर शिवम हो रुक जाइए जाती है? रुक जाइए बस तारिक हाँ इतनी सी एक बात है। लाइन हो गया आपका नहीं, बस वो नहीं नहीं हाँ ठीक हो है गया। तारिक भाई आपको समय मिलेगा चिंता मत करिए मुझे पता है मुझे पता है कि दो हाँ मुझे पता है भाई मुझे अरे मुझे पता है 8 मिनट नहीं उस 8 मिनट में से 4 मिनट बोला है आरिफ हुसैनी ने तो आप घड़ी देखते रहिए सर ये डिबेट सपा पार्टी के हेडक्वार्टर से नहीं चलती है ये डिबेट में किसको कितना समय देना है वो मैं जस्टिफाई करूंगा यहां पर बैठकर आपकी पार्टी का दफ्तर नहीं है ये कि आप घड़ी देखेंगे और अपने हिसाब से समय तय करेंगे मैं फिर कह रहा हूं जिसको जितना समय जरूरी है वो समय मिलेगा और बराबर समय मिलेगा लेकिन वो मुझे तय करने दीजिए ये कोई पार्टी का नेता बैठकर तय मत करे तारिक भाई रुकिए इस लड़ाई में समय नहीं मैं आपके पास ही हूं अरे सुनिए आपके पास ही हूं भाई आपको समय मिलेगा पूरा आपको समय मिलेगा शिवम के इंटरजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको समय मिलेगा अरे उठिए नहीं लोग कहेंगे भाग गए सवाल से अरे मत पीछे मुड़िए भाई ये सब नहीं अच्छा लगता है टेलीविजन पर रुक जाइए। भाग रहे हैं। हाँ, लोग कहेंगे देखिए नहीं नहीं रुक जाइए रुकिए कोई भी नहीं। शिवम शिवम तारिक भाई रुकिए ना आपको पूरा समय मिलेगा अरे रुकिए भाई पूरा समय अरे इसको चुप अरे रुकिए चुप करा दिया वो चुप हो गए चुप करा उसको हाँ रुकिए 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 आप मत पागल हो बताइए गए ये आदमी तारिक तीर दिखा के भाग रहा था अभी शिवम कह रहा हूं उसको शिवम प्लीज ये डिटेल ही करता है ऐसे ही प्लीज नहीं, बोलो, बोलो, नहीं तारिक भाई सुनिए इफ्तारी में जाने से समस्या नहीं है आपने बीजेपी आरएसएस के लोगों का नाम गिनाया बीजेपी आरएसएस के लोग अयोध्या में भी गए थे आप अयोध्या नहीं गए सर आप इफ्तारी में जाइए आप कहीं भी जाइए कोई दिक्कत नहीं है और कोई गलत नहीं है जहां से लेकिन सवाल ये उठता है कि आप अयोध्या नहीं गए मैं मूल सवाल पर लौटता हूं आपको पूरा समय मिलेगा जहां से होगी वही बोले अरे रुकिए ना हाँ बिल्कुल आप ही के पास हूं रुकिए मैं मूल सवाल पर दोहरा रहा हूं सर को पैसा नहीं देगी हाँ ठीक है एंड रुकिए ना हंसिए सर हंसिए आप कॉमेडी शो में बैठे हुए हैं आपने सियासत को कॉमेडी का सब्जेक्ट बना के रखा हुआ है आप डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है चलिए तारिक खान बीच में बोला चुप कराया उसको सबको चुप कराया और तारिक खान मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है ये भाषा बहुत खराब है चलिए। जिस पैनल में सपा का झंडा और प्रवक्ता उस पैनल में मैं क्या ही बोलूं आगे बोल दूंगा फिर भड़क जाएगा ये आदमी एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट नहीं नहीं रुकिए एंटी मुस्लिम माहौल जो बनाया जा रहा है उस पर बोलिए तारिक खान आपका समय शुरू होता है रुक जाइए अब मैं दिखाता हूं कि आपको अनइंटरप्टेड कितना समय मिलता है रुक जाइए अपना विषय रखिए फिर बोल रहा है शिवम शिवम तू मत करिए अपना विषय रखिए नहीं मैं बोलना ही नहीं चाहता प्लीज लेकिन देखिए ना भाषा शिवम, प्लीज। तू क्या है भाई शिवम प्लीज ये घर परिवार में ऐसे ही शिवम आप नहीं बोलेंगे शिवम आप नहीं बोलेंगे अभी सिर्फ तारिक खान बोलेंगे अभी सिर्फ तारिक खान किसी और की आवाज होने नहीं है रुक जाइए अब मैं ये काउंटर ऑन करता हूं और आप जवाब दीजिएगा जो सवाल पूछा था उस पर पहले गधा सीपू सीपू करेगा तो ये शेर नहीं बोलेगा ये गधा छुपेगा तो शेर बोलेगा तारिक खान गधा तारिक खान रुकिए तारिक खान की आवाज डाउन करिए तारिक खान की आवाज डाउन करिए शिवम आपकी भी आवाज डाउन है शिवम आप स्टूडियो में रुक जाइए पहले शिवम रुक जाइए रुकिए नहीं तर्क नहीं ज्ञान नहीं कुछ नहीं शिवम प्लीज शिवम प्लीज प्लीज समझा करिए आप स्टूडियो में फिर मैं बाहर जाकर डिबेट करना शुरू कर दूंगा रुक जाइए प्लीज रुक जाइए तारिक खान मैं सबको ये कह रहा हूं सर सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए सर ये सड़क छाप वाली भाषा पर मत उतरा करिए कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूं सबकी आवाज होने आ रही है भाषा का ध्यान रखते हुए और मैं तारिक खान आपको समय दे रहा हूं और जो सवाल पूछा था कि ये माहौल भड़काऊ जो बनाया जा रहा है ये सिर्फ पॉलिटिक्स यही आपका एक तरीका बच गया है मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का आप बोलिए सर सवाल के इर्द-गिर्द जितना बोल सकते हैं बोलिए हाँ बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे गधे लोग अब सुनिए ज्ञान मत दीजिए तारिक खान पुलिस सेड द ज्ञान मत दीजिए तारिक खान ऑर्गेनाइजर वेयर गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नॉट टू बर्न एफएजी बता रहा अपने आप को शर्म नहीं आती नहीं है? एक बीच मिनट में रुकिए बोला अब इनका था। समय रुक जाइए अब मैं दूसरे गेस्ट पर जाता हूं पहले आप पानी पीजिए पहले आप पानी पीजिए तारिक खान उसके बाद आपके पास आऊंगा अभी आपका समय मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूं रुक जाइए अभी आपका समय थोड़ा सा होल्ड करता हूं अब साजिद रशीदी ये इतनी बौखलाहट क्यों है भाई चलो जाओ एक इंसान नहीं प्लीज शिवम अभी ऐसा नहीं करेंगे नहीं ठीक है उस बदतमीजी को देखने के लिए मैं हूं ना अगर कोई पैनल पर बदतमीजी करेगा वो मैं किसी का बर्दाश्त नहीं करूंगा रुक जाइए तारिक खान एक गिलास पानी पीजिए फिर डिबेट में आपसे सवाल करूंगा उससे पहले साजिद रशीदी बोलेंगे शिवम आप भी शिवम प्लीज आप भी चुप रहेंगे आप भी पानी पीजिए ठीक है शिवम आप भी पानी पीजिए प्लीज शिवम प्लीज पानी पीजिए अभी पानी पीजिए साजिद रशीदी इतनी बौखलाहट क्यों है और लोग कहते हैं कि बार बार धर्म का नाम ये बार बार जितनी बार असदुद्दीन ओवैसी बोलते नहीं है उतनी बार तो उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर तो वो डरा रहे हैं कि भड़का रहे हैं भाई क्या है आप जरा बताइए देखिए असल में क्या है कि मुसलमान जज्बाती होता है मुसलमान के सामने जहां अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जज्बाती हो जाता है ये मुसलमानों के जज्बात से खेलने का एक फंडा है और मस्जिद में खड़े होकर जिस तरह की सियासी तकरीर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं ये तो मस्जिद के तकद्दुस को भी पामाल कर रहे हैं मस्जिद का जो एहतराम है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं अरे आपको सियासी तकरीर करनी है तो आप जाइए मंचों पर मंच लगे हुए हैं बाहर बहुत क्यों आप मंचों पे जाके तकरीर नहीं करते आप मस्जिदों से मुसल्ले के पास खड़े होकर
आप मुसलमानों को अल्टीमेटम देंगे और मुसलमानों को भड़काएंगे, ये तो ठीक नहीं है, ये तो सियासत नहीं है, ये तो गलत बात है। मुसलमान इतना बेवकूफ तो है नहीं अब कि आपकी हर बात को मानेगा, आपकी हर बात को समझेगा। दूसरी बात यह है कि मैं मुसलमानों से आह्वान आपके चैनल से माध्यम से जरूर करना चाहता हूं कि एक तो किसी भी इफ्तार पार्टी में जाना, किसी भी सियासी इफ्तार पार्टी में जाना बिल्कुल जायज नहीं है। यह गुनाह अजीम है, अपने रोजे को खराब करना है। किसी की सियासी इफ्तार पार्टी में मत जाओ। क्यों जा रहे हो इफ्तार पार्टी में? कौन हमें क्या दे रहा है? अरे इन तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को अछूत बना के रख दिया। ये मुस्लिम महलों में नहीं जाते, मुस्लिम लोगों के साथ मंच साझा नहीं करते। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब लोग जो है मुसलमानों को इन्होंने अछूत बना के छोड़ दिया और हम जो है इन्हीं के गुणगान कर रहे हैं। मुसलमान कब आंखें खोलेंगे? मुसलमानों को कब होश आएगा इस बात के लिए कि जिन पार्टियों को पल्लू पकड़कर हम चलना चाह रहे हैं वो तो हमें अछूत बना के छोड़ रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को सियासी बसीरत और सियासी सूझबूझ से काम लेना चाहिए कि जो लोग 65 साल से हमें बेवकूफ बना रहे हैं, इनकी बेवकूफी से, इनकी बातों से हम बाहर निकले। ठीक। असदुद्दीन ओवैसी ने लास्ट में तकरीर करने के बाद मस्जिद में यह जरूर कह दिया कि जमात को मजबूत करो, जमात को मजबूत करो। मस्जिद में खड़े होकर तकरीर करने का उनका सीधा मकसद यह था कि मजलिस इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं था। उनको मुसलमान बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं, उनको झगड़े से कोई लेना देना नहीं, बस मुसलमानों को डराकर अपना वोट बैंक सीधा करना है बड़ी बात और कह रहे हैं मुसलमानों को साजिद ये बताना है कि मैं आपका हमदर्द हूं। साजिद रशीदी, हालांकि मस्जिदों मस्जिद में का खड़े होकर इस्तेमाल, आप इस जो तरह कह रहे की हैं कि बातें नहीं मस्जिदों होनी का चाहिए। इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरिफ भाई आपसे जवाब लूंगा, किस पर जवाब लूंगा। और इसीलिए मैंने पहला सवाल पूछा था कि क्या ये सब कुछ हो रहा है कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बन जाए या ठेकेदार बन जाए क्या? लेकिन उससे पहले अजय जी रुक जाइए, आ रहा हूं। अजय जी, ये जो बातें साजिद रशीदी ने कही, भाई आप भी तो उसी लीग का हिस्सा कह रहे हैं। आप, उन्होंने आपका पल्लू पकड़ा, आप तो झटकते रहे, इस्तेमाल करते रहे और इफ्तारी की जो तस्वीरें आई वो भी इस्तेमाल करने वाली तस्वीरें हैं। नागपुर हिंसा पर जो बोल रहे हैं वो भी इस्तेमाल करने वाली तस्वीरें हैं। वक्फ में जो जाकर मंच पर बोल रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी इस्तेमाल करने वाली तस्वीरें हैं। देखिए राकेश पांडे जी, ये साजिद रशीदी साहब, देखिए हिंदुस्तान में भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ वॉइस और फ्रीडम ऑफ लिविंग देता है। तो इनका अपना विचार है, इनके अपने विचार रख लीजिए। रशीदी साहब कोई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तो है नहीं कि इन्होंने कोई कह दिया तो वो कानून बन गया। जस्टिस का भी कानून नहीं बनता। इन्होंने जो चीज कहते हैं इनके विचार है, अपने अपने विचार हर आदमी रखना स्वतंत्र है, इन्होंने रख दिए। अब आप पूछना चाह रहे थे मुझसे अभी नागपुर के ऊपर जो मैटर वहां चल रहा है, आपको जानकारी होनी चाहिए पांडे साहब कि इस देश में 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब आए थे देश के प्रधानमंत्री बनकर, तो गुजरात मॉडल चारों तरफ लागू किया गया था। हालांकि गुजरात में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता बापूजी, पटेल साहब और गुजरात में बहुत बहुत बड़े लोग भी हुए, लेकिन वो बैंकों के भगोड़े नीरव मोदी और मेहुल चौकसी वो भी गुजरात से भागे हैं और सारे लोग हैं। तो सब तरह के लोग हैं, लेकिन भाई मोदी जी हैं, गुजरात मॉडल चल रहा था। एक जानकारी मैं आपको बता दूं थोड़ी सी जो बहुत जरूरी है, क्योंकि ना आरएसएस और बीजेपी के लोगों को गुजरात मॉडल बहुत पसंद है। दाहोद एक जगह है गुजरात में, 3 नवंबर 1618 में औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था। चूंकि वो गुजराती है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे अपना पोस्टर बॉय बनाते हैं, उसको अपने पॉलिटिकल एजेंडे में रखते हैं, उसकी तस्वीर ले लेकर देश की राजनीति में उसको स्थान दे रहे हैं। जिन्नात को इनवाइट करके आ रहे हैं बीजेपी आईटी सेल के लोग उसकी कबर पर पहुंचकर कि आओ औरंगजेब के जिन्नात, हमें आपकी जरूरत है, देश की सरकार को आपकी जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि ट्रंप ने आपको तमाचा मार दिया, हथकड़ी और बेड़ियों में आपके लोग भेज दिए बेइज्जती करके हिंदुस्तानी, और ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन इंडिया में घुसियाइयां यहाँ की संपत्ति खरीदने और यहाँ की प्रॉपर्टियों पर अडानी के साथ मिलकर। तो इन मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सरकार किसकी है महाराष्ट्र में, नागपुर में। और नागपुर में एक चीज और बता दूं राकेश जी, टाइम दिया नहीं, देर में सुन लीजिए। नहीं सर, आपने नहीं मैं आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं, रुकिए ना। अरे रुकिए ना, आपको औरंगजेब की जन्मस्थली बड़ी अच्छे से याद है, जरा शिवाजी और संभाजी की भी जन्मस्थली बता दीजिए। हाँ नहीं, हाँ हमें पता है, पुणे में, महाराष्ट्र में हुए थे, वो बताएंगे। लेकिन सुन लीजिए, शिवाजी और संभाजी को मरवाया किसने देश के, बताइए ना, पुणे में कहां, उन गद्दारों ने, सुनो बताइए ना, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और संभाजी की भी जन्मस्थली बता दीजिए, या सिर्फ औरंगजेब वाला रिसर्च करके आए हैं? अब आप बेचैन मत हो। आप नहीं, मैं कहां बेचैन हो रहा हूं भाई,
मैं कहां बेचैन हो रहा राजा हूं? जयसिंह मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी की भी जन्मस्थली बता दीजिए मुझे, वो भी जवाब मिलेगा, जो औरंगजेब का इतना रिसर्च करके आए। वो भी जवाब मिलेगा। दीजिए ना जवाब, या वो भी गूगल जवाब करके देंगे। मिलेगा। राजा जयसिंह आमेर के राजा और मुगल से। अरे भाई राजा ना राजा नहीं, अभी आमेर नहीं जाना है मुझे। अरे अभी आमेर नहीं जाना है। महाराष्ट्र के पुणे में बताइए कहां जन्म हुआ था छत्रपति शिवाजी का। संभाजी, मैं कहां बेचैन हूं भाई, मैं अपने नायकों की बातचीत कर रहा हूं। आप बड़ा अच्छा रिसर्च करके आए, औरंगजेब का जन्म कहां हुआ, तो बताइए ना छत्रपति जी का जन्म कहां हुआ। तो आप बेचैन हो गए। मैं कहां बेचैन हुआ? है ना जोशी से नहीं पता है, राजा या जरूरत नहीं समझी के राजा और मुगल, या जरूरत समझी सिर्फ मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के राजा और मुगल सेनापति, हाँ। राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री और औरंगजेब के सलाहकार, राजा माधो सिंह आमेर के राजा और मुगल सेनापति, ओ मेरे भाई राजा प्रभु। अनूप सिंह बूंदी के राजा और मुगल सेनापति। अरे प्रभु, देखिए जिस वक्त औरंगजेब अजय ने वर्मा जी, ये मत 1669 महिमा मंडन करिए भाई। ये जजिया महिमा टैक्स मंडन के लिए लगाया आपको था। नहीं बुलाया। ये देखो ये हाँ ठीक है, ये सारे हिंदू राजा सुनो, वो गद्दार, वो राकेश जी, गद्दार, राकेश जी, जिन गद्दारों ने पहले अंग्रेजों राकेश जी, के साथ हमारे संघर्ष समय में ना जब आजादी से एग्जाम पहले देखते, भारत के एग्जाम शहीदों देने को आदमी फांसी जाता था ना, दिलवाई। तो अगर वो कोई पेपर से गद्दार, चीटिंग करता था, टीपता था ना, तो बीच में उसको आगे चीटिंग कहा जाता गद्दारों था। का आजकल ये मोबाइल से पढ़ के सामने सामने ही चीटिंग कर रहे बीच में हैं। आगे अरे कुछ पढ़ लिख कर आ जाते, थोड़ी तैयारी कर लेते तो कुछ गिर जाता क्या? नहीं, अरे शिवनेरी का किला भी, अरे मैं सिर्फ दूसरा मेरा एक और, मेरा हाथ जोड़कर अभी तारीख भाई मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरा समय आप मुझसे लेकर हाइट कम फाइट ज्यादा समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी नहीं, प्लीज पर्सनल राजपाल यादव जी को मेरी देखो, सबसे नाराज रिक्वेस्ट, बैठे हैं बेचारे। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, नहीं कोई नाराजगी नहीं है। तारिक खान का अपना स्टैंड है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, शिवम आपके स्टैंड का भी सम्मान करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, नहीं कोई नाराजगी किसी की नहीं। अब रुकिए अजय जी, आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ। अरे अजय जी रुक जाइए, हो गया आपके लिए औरंगजेब वाला रिसर्च ज्यादा जरूरी था जो आप करके आए। सर छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी के रिसर्च के साथ मैं जरा पसंद करूंगा। गुजरात पर 10 सेकंड का जवाब देना चाहता हूं। सिर्फ 10 सेकंड, उसके बाद तारिक खान। गुजरात से महात्मा गांधी भी आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आए, मोरारजी देसाई भी आए, रतन टाटा भी आए। मैं मानता हूं किसी भी राज्य का इस प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए, और बलात्कारी, दुराचारी, अत्याचारी, जहाइल लोगों को जो अब औरंगजेब जैसे हैं, उनकी महिमा मंडन करना बंद कर दो। पहले 135 साल में सबसे बुरे हाल में चल रही है कांग्रेस। ठीक है, ऐसा में कमी रह गई। ठीक है, शिवम रुक जाइए प्लीज, और कोई पर्सनल बातचीत नहीं। बिल्कुल तारिक भाई, नहीं तारिक भाई, मैं आपसे सवाल दोहरा रहा हूँ, पुरानी बातें छोड़िए, मैं आपसे सवाल फिर दोहरा रहा हूँ। औरंगजेब पर चर्चा की शुरुआत आपकी पार्टी, अरे रुकिए अजय जी, रुक जाइए भाई, उनके साथ डांस करते हैं रुक जाइए। जिस सपा के दम पर यूपी में आपने सीटें जीती उसको बोलने तो दीजिए, रुक जाइए, बोलने दीजिए। तारिक खान भी अच्छा बोल लेते हैं, आपसे बुरा नहीं बोलते हैं, तो रुक जाइए जरा, रुकिए प्लीज। राजा को, अरे रुक जाइए प्लीज, नहीं अच्छा लगता कि मैं कहूं कि इनकी आवाज डाउन करिए, रुक जाइए। तारिक खान, औरंगजेब पर चर्चा की शुरुआत, ये पूरे बहस की शुरुआत आपकी पार्टी के नेता ने की। आज हिंसा फैल गई तो वैसे ही कह रहे हैं भाई औरंगजेब पर बोला किसने, मतलब बोलकर गलती हो गई, मतलब जुलूस निकालकर गलती हो गई, मतलब शोभा यात्रा निकालकर गलती हो गई। सवाल इफ्तारी में जाने पर नहीं था तारिक भाई, सवाल यह था कि इफ्तारी में जाइए, लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया, अयोध्या राम मंदिर नहीं जा पाए। तो सवाल सिर्फ ये है कि एक वोट बैंक आपको चाहिए, उसीलिए ये पूरा माहौल बना रहेगा। देखिए मैं पढ़ रहा हूं कि पुलिस ने क्या कहा है, इंग्लिश में है। द पुलिस सेड दैट द ऑर्गेनाइजर वेर गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नॉट टू बर्न एनी एफएजी, बट द वीएचपी एंड बजरंग दल वर्कर डिसओबेडिएट द ऑर्डर। अब शायद आप लोग ज्यादा इंग्लिश ना समझते हैं, मैं बताता हूँ। नहीं, वो माने नहीं। अब मैं बीच में नहीं बोल रहा है कोई भाई, कोई नहीं बोल रहा है। आप किसी का हंसना भी तो नहीं रोक पाएंगे ना, आप बोलिए। नहीं हंसिए, दरअसल आपका रोल संरक्षक का है, आप संरक्षक की जगह भक्षक बन जाते हैं। अब फिर आप टैगिंग देने लगे, मैं बीच में आ जाऊंगा। नहीं संरक्षक हूं इसीलिए आपको अनइंटरप्टेड समय दे रहा हूं, और ये कहते हुए कि पुरानी बातें मत करिए। आप भी बहुत अच्छी, आपकी सभ्य भाषा नहीं थी। तारिक खान फिर छोड़िए, मैं आपको समय दे रहा हूं, अपनी बात पूरी करिए। नहीं ठीक है, कल को कोई मुझे झूठा कह के चला गया, आपने शो वहीं से एंड कर दिया। भाई ब्रेक लेना होता है, ब्रेक सपा के दफ्तर से नहीं तय होगा। आज भाजपा का प्रवक्ता मेरे बीच में बोल रहा है, आपके कोई नहीं बोलेंगे ना शिवम, आपके पास है समय, कोई शिवम नहीं बोलेंगे। अब शिवम का हंसना तो मैं नहीं रोकूंगा, आप रुक जाइए। अभी इससे पहले बोले थे, मैंने ये कहा कि पुलिस खुद कह रही है कि हमने बजरंग दल ने कानून को तोड़ा, ये पुलिस कह रही है, मैं नहीं कह रहा। इसका मतलब है कि आपने कानून तोड़ा, शुरुआत आपने की। अब देखिए पुलिस का दोहरा रवैया, 8 लोगों के खिलाफ बीएनएस 289 का धारा लगाकर उनको 2000-3000 से छोड़ दिया गया। इधर 12,000 लोगों के ऊपर मुकदमा डाला गया। क्या यही मुकदमा इनके ऊपर नहीं लगाना चाहिए? क्या यही मुकदमा नीतीश राणे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए? जो नीतीश राणे कह रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है मुझे मालूम है, अभी उल्टी करिएगा अपनी, पहले मेरी सुन लीजिए। तो नीतीश राणे, हाँ पेट में दर्द हो रहा है उधर,
उबाल मार रहा है। नीतीश राणे कह रहा है इंतजार किसका कर रहे हो, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी थी तो किसी से पूछा था क्या? एक मंत्री की ये भाषा होनी चाहिए, जाओ जाकर जो करना हो करो। मैं आता हूं, उकसाने वाली बात है, नहीं ये उकसाने वाली बात, मैं आऊंगा, पूरा समय दूंगा, ये उकसाने वाली बात है। बहुत दर्द हो रहा है पेट में, उबाल मार रहा होने है, दीजिए उनको पेट में, बुलवा लीजिए। अरे आप दवा भिजवा दीजिएगा, नॉट इन बिटवीन, नॉट इन बिटवीन। मैं बोलूं, मैं शिवम भाई प्लीज 2 मिनट किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। तारिक भाई मेरा सुनिए ना, नियम है, आपने चुप रहता आपने हूं मैं। अरे आप ही के पास हूं, आपने जो आप बोलिए, मैं चुप रहूंगा। अरे सुनिए ना, अंग्रेजी की जो लाइन पढ़ी थी उससे जरा सर दोबारा पढ़िए और उसका हिंदी में तर्जुमा कर दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी तो सबको आता है, हम लोग अंग्रेजी तो पढ़कर आए नहीं। बोलिए। नहीं, आप लोग नहीं, मतलब अगर कम पढ़े लिखे हैं, इसमें हम कोई लोग बुराई कम पढ़े नहीं है, लिखे सुन हैं, लीजिए। सारे पढ़े लिखे तो लीजिए। सपा में। बोलिए। हाँ, ना जानना अंग्रेजी, ना जानना आप हैं, शिवम है, इसमें कोई बुराई नहीं नहीं नहीं, कोई accept बुराई करना। नहीं है, आप तो सिर्फ उर्दू पुलिस ने जानिए, हम ये हिंदी शक जानेंगे। किया था। ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं, उर्दू भी भारत की भाषा है, हाँ, सब लोग जाने। अरे हिंदी भी भारत जब की हम भाषा है। अरबी जाने तब दिक्कत है। हाँ, चलिए। तो पुलिस ने यह कहा था कि कोई भी बैनर और कुछ भी लिखा हुआ मत लेके आना और कुछ भी जलाना नहीं। ठीक, अब रुक जाइए, यहाँ पर रुक जाइए। हाँ, पुलिस ने क्या कहा था? अरे सर, हाँ रुक जाइए सर, रुक जाइए। हाँ हाँ सर, बहुत अच्छी बात है सर, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे नीचे मत जाइए मैच के, फ्रेम से आउट हो जाएंगे। नीचे मत जाइए, मैच के दिखेंगे नहीं। तारिक खान रुक जाइए सर, इतना ड्रामा थोड़ी नहीं अच्छा लगता है। सुनिए अरे सर, ड्रामा क्या, रुक गए? आपने कहा सरकार मालिक ने कहा रुक गए। 1.5 फीट हाइट नीचे को चले जाएंगे तो प्लीज पर्सनल, प्लीज पर्सनल। अब रुक जाइए शिवम, मूल मुद्दा रुक जाइए शिवम, प्लीज मूल मुद्दा भटक जाएगा। तारिक खान सुनिए, तारिक भाई आपने कहा, मैं आपकी बातों को दोहरा रहा हूं कि पुलिस ने यह कहा था कि कोई बैनर पोस्टर जलाना नहीं है, ये अपराध है, मान लिया। हाँ रुकिए, लेके नहीं आना, जलाना। हाँ ठीक है, लेके नहीं आना, जलाना नहीं है। अब ठीक है, अब रुक जाइए। यस सर, रुक जाइए ना तारिक भाई, रुक जाइए। अरे रुक गया। यहां अफवाह फैलाई गई और असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि भाई वहां पर एक चादर जलाई गई जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। सीएम पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जलाया गया लेकिन कुरान की आयतें लिखी चादर नहीं जलाई गई। तो भाई पहले तय कर लीजिए कि अफवाह क्या है। अफवाह क्या है? कुछ भी जला दिया गया उसको बोल देंगे कि आयतें लिखी चादर जला देना, या फिर ये जो कहा जा रहा है बोलने देंगे? बोलिए ना, बोलिए, बोलने ही देने के लिए बुलाया है। सुनिए मेरी बात, पहले जब पुलिस ने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भैया कुछ जलाना नहीं है, आपको औरंगजेब के खिलाफ, अब अगर मैं किसी एक आदमी के बजाय आप पूरे इस्लाम के खिलाफ अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब ओवैसी में दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे संभल में आपने पत्थरबाजों का पक्ष लिया, आपको उन 50-60 लोगों से दिक्कत है जो जेल में बंद हैं। मुझे आपकी ये दिक्कत समझ में आ रही है। संभल टू नागपुर, आपकी एक ही फिलॉसफी है, पत्थरबाजों का फेवर करेंगे, दंगाइयों का फेवर करेंगे, आगजनी करने वालों का फेवर करेंगे। 30 सेकंड शिवम रिप्लाई करिए, फिर मैं आरिफ भाई आपके और साजिद रशीदी आपके पास आऊंगा। एक ही चीज कहना चाहता हूं और तारिक खान की एक बात से सहमत हूं पार्शली, कि उन्होंने कहा कि कहीं पुलिस द्वारा कहा गया था कि कुछ भी झंडा बैनर वगैरह नहीं लाना है। ठीक है, ले आए लोग, है ना, ठीक है, उनको जलाया, ठीक है, उसकी सजा उनको मिलती, तो इसके बदले क्या करोगे? 50 पुलिस वालों का सर फोड़ दोगे? जिन लोगों के गाड़ियों पर श्री राम, भगवान, भोले बाबा, हनुमान जी के पोस्टर लगे हुए हैं, सारी मुसलमानों की गाड़ियां एक तरफ करके उन गाड़ियों में आग लगा दोगे? चिन्हित कर करके हिंदुओं के घरों में आग लगा दोगे? पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दोगे? महिला पुलिस जो वहां पर है उसके साथ बदतमीजी करोगे? अगर उन्होंने ये किया, अगर वो लाए पोस्टर, मैं मानता हूं कानून के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और हुई, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल होनी चाहिए। सब बेवकूफी है। ठीक है, चलिए। आरिफ हुसैनी जो बात साजिद रशीदी ने कही, मैंने सवाल पहला आपसे पूछा था कि भाई आप मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनना चाहते हैं, आप मस्जिदों में पॉलिटिकल तकरीरें कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। मेरी बात ये राशिदी साहब, मौलाना साहब आइए, इनसे पूछे क्या दीन की बात मसले पर नहीं कर सकते क्या? अगर दीन से निकल जाएंगे तो सिर्फ चंगेजी की बातें करेंगे आप, और आप कह रहे हैं कि वैसे लोगों को ये दीन की बात नहीं है ना, दीन की बात कहाँ है ये? नहीं, दुनिया की बात नहीं कर सकते। दूसरे लोग मौलाना आप जो है ऐसी बात में डरपोक बातें मत करो, जो सच है बोलिए आप। असद अमीन साहब ने कौन सी भड़काने वाली बात की? सारी बातें संविधान के अंदर की। सत्ता में बैठे हुए जो से बगैर माहौल खराब कर रहे हैं, तो अल्लाह रसूल का वास्ता देके उनको हिम्मत दी जा रही है। नहीं तो राजनीतिक तकरीरें करना दीन की बात करना होता है यारी भाई। ये कहना कि नहीं सुनिए, और मैं एक और बात बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि मैं महात्मा गांधी की कुछ बातों से सहमत नहीं हूं तो तोड़फोड़ कर दूं क्या जाके? तो औरंगजेब और महात्मा गांधी एक जैसे हो गए, एक तराजू में तौल दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, तब ठीक है। गांधी जी जब जिंदा थे तो संविधान था, औरंगजेब के जमाने में संविधान नहीं था। किसको बेवकूफ बना रहे? 350 साल पुरानी बात करके आप रशीदी साहब ये कह रहे हैं, इनके हिसाब से इनकी भी चित है, इनकी ही पट है। दीन की बात करें चाहे पॉलिटिकल तकरीरें करें, इनके लिए एक ही है, सब दीन की बात है। ये जो कहेंगे वो दीन की बात है, बाकी कुछ और। रशीदी साहब आखिरी रिप्लाई, रुक जाइए प्लीज, समय नहीं। नहीं,
नहीं आरिफ भाई, सुनिए आरिफ भाई, असदुद्दीन अवैसी ने अल्लाह और उसके रसूल की अगर एक बात कही हो तो मुझे बता दो। नाम तो लिया अल्लाह और उसके रसूल का, लेकिन एक भी बात कुरान और हदीस की नहीं बताई। सारी बातें तो उन्होंने सियासी करी हैं। आप कह रहे हैं सियासी बातें नहीं करी उन्होंने, दीन की बात तो उन्होंने करी नहीं, और लास्ट में अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात भी कह दी। ठीक, कि जमात को मजबूत करो। चलिए, ये मैं मस्जिदों इसी से के साथ कहां रोकता हूं। अब मुझे ये लग रहा है कि आज मैंने एक गलती की, और गलती ये की कि मुझे डिबेट की शुरुआत साजिद रशीदी से करनी चाहिए, और इसलिए करनी चाहिए थी कि भाई मस्जिद के अंदर जो बातें की, जो बकौल साजिद रशीदी जी, वो दीन की बातें थी या फिर राजनीतिक तकरीरें थी। और अगर राजनीतिक तकरीरें थी तो करनी चाहिए थी, और क्यों ये की गई? क्या मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बनने के लिए? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।